नमस्कार। जीएस टेस्ट के अंतर्गत आज हम लोग आधुनिक इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से किस आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर, मराठा तथा हैदराबाद के निजाम ने संयुक्त रूप से अंग्रेज़ों के विरुद्ध रहने का फैसला किया? देखिए, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। उसमें से जो पहला, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से 1769 के मध्य अंग्रेज़ों और जो मैसूर था उनके बीच हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध मराठों और निजाम से संधि करके संयुक्त मोर्चा बनाया था। हालांकि बाद में निजाम हैदर का साथ छोड़कर अंग्रेज़ों की तरफ हो गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और आपको ये भी बता दें कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरलेस्ट था। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेज़ों को पराजित किया था। ओके, और फलस्वरूप मद्रास की संधि हुई थी। ये आपका पूरा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी है। ओके, अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक भारत में फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। देखिए, फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली बस्ती 1668 में कहाँ पर बनाई? सूरत में बनाई। और दूसरी बस्ती 1669 में मसूलीपट्टनम में बनाई, जिसकी जिम्मेदारी इसी फ्रांसिस मार्टिन को दी गई थी। इसीलिए इसको भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चारों कथन देख लीजिए। पहला कथन है, इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। दूसरा है, इन्होंने अहमदाबाद में पुनर्विवाह मंडल संस्था की स्थापना की। तीसरा है, इन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की। और चौथा है, इन्होंने सोम प्रकाश नामक पत्र का संपादन किया। तो इसमें जो कथन गलत है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि अहमदाबाद में इन्होंने पुनर्विवाह मंडल की स्थापना नहीं की थी, बल्कि पुनर्विवाह मंडल की स्थापना गोपाल हरि देशमुख द्वारा की गई थी। ठीक है, और पुनर्विवाह जो मंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था, जिसको गोपाल हरि देशमुख ने स्थापित किया था? पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह को समर्थन देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसीलिए गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ये उनका उपनाम है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। ओके, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो गलत है और शेष सभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में सही है कि इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना की और सोम प्रकाश नामक पत्र का संपादन भी किया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। ओके, सर रॉस वर्कर ये लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। ठीक है, रॉयल कमीशन जिसको ली आयोग भी कहा जाता है, ली कमीशन भी कहा जाता है, वो लोक सेवा आयोग से ही संबंधित है। अगला है, गांधी जी द्वारा निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी? देखिए, इन चारों में देखें तो चारों ही गांधी जी ने स्थापित किया था, लेकिन इन चारों में सबसे पहले गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, जो कि 1894 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद 1906 में इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी और ये सभी अफ्रीका में स्थापित हुए थे। इसको गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, जिसको फिनिक्स फॉर्म के नाम से जाना जाता है। और 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, जब ये अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता है? क्रांतिकारियों की बाइबिल बंदी जीवन को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। बंदी जीवन की रचना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से संबंधित थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है बंदी जीवन, उसको क्रांतिकारियों की बाइबिल कहा जाता था। बाकी जो बम का दर्शन है, ये पुस्तक भगवती चरण बोहरा ने लिखी है। युगांतर ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा संपादित होने वाला एक समाचार पत्र था।
और आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी गई थी? देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय कैसर ए हिंद की उपाधि सरोजनी नायडू द्वारा वापस कर दी गई थी, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को भी कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी, लेकिन वो उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस की थी, ना कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सरोजनी नायडू ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी सर और नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी साप्ताहिक न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रकाशन किया था? इंडिपेंडेंट इंडिया का प्रकाशन, जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक न्यूज़पेपर था, M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसमें सही है। ओके, अच्छा, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, इंडिपेंडेंट इंडिया ये M.N. राय ने प्रतिपादित किया था, संपादित किया था, जबकि अगर वॉइस ऑफ इंडिया आएगा तो उसका संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ प्रमुख संस्थानों के नाम दिए गए हैं और उसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें बहुत ही आसान है ये। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये M.N. राय ने नहीं इसकी स्थापना की थी, बल्कि इसकी स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल ने मिलकर की थी। शेष तीनों सही सुमेलित हैं। ढाका अनुशीलन समिति पी मित्रा ने स्थापित किया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूर्यसेन ने स्थापित किया था। सूर्यसेन को मास्टर दा भी कहा जाता है। और अनुशीलन समिति बारिंद्र कुमार घोष ने स्थापित किया था। ये भी सही है। ओके, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहले मैं कथन आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, फिर आपको बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें सत्य हैं। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, पहला कथन। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तीसरा कथन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वीपी वाडिया ने किया था। ओके, तो अगर आप इसमें देखें तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, यानी ये दो ऊपर के जो 1 और 2 कथन है वो सही है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ये गांधी जी द्वारा 1918 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। ओके, इसको वीपी वाडिया ने नहीं स्थापित किया था, बल्कि वीपी वाडिया ने 1918 में मद्रास लेबर यूनियन का गठन किया था, जो कि भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन भी माना जाता है। ओके, तो इसमें 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आयरश रिपब्लिकन आर्मी के आतंकवादियों ने भारत में पूर्व में तैनात रहे किस वायसराय की आयरलैंड में हत्या कर दी थी? देखिए, इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि ब्रिटिश भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। 27 अगस्त 1979 को आयरलैंड में आयरिश उग्रवादियों ने उनकी नाव को एक बम धमाके से उड़ा दिया था, जिसमें माउंटबेटन और उनके 2 पोते निकोलस व पॉल मारे गए थे। ओके, याद रखिएगा ये। अगला है, इनमें से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आंग्ल मराठा युद्ध में जो संधियां हुई थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में इनमें से अगर आप पहले देखें तो उत्तर मैं बता दूं, ऑप्शन डी देवगांव की संधि, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। अब मैं बात करता हूं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, जो कि 1775 से 1782 ईस्वी तक चला था। इसमें 4 संधियां हुई थी और चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। डेट वाइज याद करिए। पहली संधि इसमें सूरत की संधि हुई थी। सूरत की संधि 1775 में हुई थी। इसी में पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। इसी में बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में। और इसी में सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। ठीक है, अब यहाँ पर जो देवगांव की संधि है वो इसमें नहीं, बल्कि ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुई थी, जो कि 1803 में हुई थी। ओके, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर को भविष्य का अग्रदूत और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी की संज्ञा प्रदान की गई थी? तो ये ब्रिटिश गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन बी सही है, रॉबर्ट क्लाइव को ये संज्ञा दी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में दो समय तक अपना कार्य किया था, 1757 से 60 ईस्वी तक और उसके बाद 1765 से 67 ईस्वी तक। ठीक है,
तो ये रॉबर्ट क्लाइव थे। अगला है 18वीं शताब्दी में लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम क्या है। ये जो 4 युद्ध दिए गए हैं आपको बताना है इनका सही क्रम क्या है। देखिए, सोचिए और इसको अपने अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आंसर मैं अभी तुरंत बताने आपको जा रहा हूँ। ओके, देखिए अगर आप देखें तो प्लासी का युद्ध, सबसे पहले प्लासी का युद्ध देखें तो ये 1757 में हुआ था। बिल्कुल सही है, प्लासी ये 1757 में। ओके, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। डचों और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था बेदरा का युद्ध। ओके, और इसी युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने डचों को भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया था बेदरा के युद्ध में 1759 में। बक्सर का युद्ध बहुत ही फेमस है, 1764 में हुआ था। और आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1767 से 69 तक, अभी मैंने आपको बताया। तो यानी सबसे पहले प्लासी का युद्ध, फिर बेदरा का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध और फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी अगर आप इसमें देखें तो इन चारों में अगर आप देखें तो ऑप्शन जो डी है वही सही होगा। प्लासी युद्ध, बेदरा युद्ध, बक्सर युद्ध और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ओके, अगला प्रश्न है भारत में डच व्यापारिक कंपनी द्वारा प्रथम कारखाने की स्थापना कहाँ की गई थी? डच व्यापारिक कंपनी पहली बार 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इसने अपनी प्रथम कारखाने की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसमें सही है। ओके, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की वजह बने एनफील्ड राइफल के प्रयोग से पूर्व भारत में किस राइफल का प्रयोग किया जाता था? इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब एनफील्ड राइफल नहीं आया था तो उससे पहले भारत में ब्राउन बेस, जिसको मस्कीटो नाम से जाना जाता था, उस राइफल का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ अधिनियम दिए गए हैं और दूसरी तरफ लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु दी गई है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट 1872, इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु 16 वर्ष नहीं की गई थी, अतः यही इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, क्योंकि ये 16 नहीं, ये 14 वर्ष आयु थी इसमें। ठीक है, 1872 में जब नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था तो उस समय 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया था और शेष सभी सुमेलित हैं। सम्मति आयु अधिनियम 1891 12 वर्ष, शारदा अधिनियम 14 वर्ष, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 18 वर्ष 1978 में जो आया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है किस घटना के कारण गांधी जी को माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? देखिए, गांधी जी 16 अगस्त 1946 को जब मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है, तो उसी में पूर्वी बंगाल का एक ज़िला था जिसका नाम था नोआखली, वो इस डायरेक्ट एक्शन प्लान की भेंट चढ़ गया था। यानी उसमें बहुत सारे पैमाने पर हिंदू मुस्लिम संघर्ष हुए और इस हिंदू मुस्लिम एकता जो संघर्ष हुआ, इससे हिंदू मुस्लिम एकता के जो गांधी जी का प्रयास था उसको बहुत बड़ा धक्का लगा था और गांधी जी ने तुरंत नोआखाली ज़िला जाने का निर्णय लिया और वहाँ जाकर उन्होंने अनशन किया। ठीक है, वहाँ जाकर उन्होंने अनशन किया और जब गांधी जी ने अनशन किया तो दोनों पक्षों ने गांधी जी का सम्मान करते हुए वहाँ पर दंगों को रोक दिया था। उसी को देखकर माउंटबेटन ने कहा था कि जो कार्य 50,000 हथियारबंद सैनिक नहीं करे वह गांधी जी ने अकेले करके दिखाया और वास्तव में गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नोआखली दंगों को शांत कराने के कारण गांधी जी को माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। ओके, अगला प्रश्न है कम्युनल अवार्ड प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार, जिसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता था, उसकी घोषणा की थी और वो भारत में प्रथम निर्वाचकों का अनुमोदन करने से संबंधित था, क्योंकि सांप्रदायिक पुरस्कार ने दबे कुचले वर्गों को अल्पसंख्यक घोषित किया था और उन्हें अलग मतदाता का हक प्रदान किया था। ठीक है, तो ये इसी से संबंधित था। अगला प्रश्न है कौन महिला नेत्री या क्रांतिकारी पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय झंडा फहराते समय पुलिस की गोली लगने से शहीद हो गई थी? तो ये थी मातंगिनी हजारा। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, मातंगिनी हजारा। ओके, ऑप्शन डी इसमें याद कर लीजिएगा ये। अगला प्रश्न है 1854 के चार्ल्स वुड घोषणा पत्र या डिस्पैच के संबंध में क्या कथन इसमें असत्य है? आपको बताना है। देखिए, 1854 में चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच आया था उसमें कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे, बिल्कुल सही है। देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना का प्रावधान भी सही है।
अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान भी सही है, लेकिन शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन ये गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही असत्य है और सभी यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है। अगला है चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कंपनी का चीन से व्यापार और भारत में चाय के व्यापार पर एकाधिकार सुरक्षित बना रहा। दूसरा कथन है सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ये जो दोनों कथन दिए गए हैं दोनों ही सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे दोनों यही हुआ था जो हुआ था। इसके अलावा एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है 1813 के चार्टर एक्ट से कि पहली बार 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर व्यय करने का निर्णय लिया गया था। यानी शिक्षा पर व्यय पहली बार कब किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के दौरान। तो ये महत्वपूर्ण है। अगला है रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में क्या असत्य है। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था जो है उसके संबंध में देखिए क्या असत्य है। चारों कथन देखिए, और चारों कथन में अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो सी लिखा है उत्तर भारत के संयुक्त प्रांत में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया, ये गलत है, क्योंकि उत्तर भारत के संयुक्त प्रांत में रैयतवाड़ी नहीं बल्कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी। और सभी जो तीनों कथन और हैं वो बिल्कुल सही हैं और याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ जनजातीय आंदोलन या विद्रोह है और उनके प्रमुख नेता हैं। देखिए कोया विद्रोह जो कि 1879-80 में हुआ था, इससे टोम्मा सोरा इसके प्रमुख नेता थे, बिल्कुल सही है। रंपा विद्रोह 1922 से 1924 के बीच में हुआ था, अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में, बिल्कुल सही है। खोंड विद्रोह 1837 से 1856 के बीच में जो हुआ था, चक्र बिसोई इसके नेता थे, ये भी सही है। लेकिन खासी विद्रोह ये इसके नेता माधव सिंह नहीं थे, बल्कि ये 1829 से 33 के बीच में तीरथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। किसके? तीरथ सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो इसमें ऑप्शन डी जो है यही सुमेलित नहीं है और शेष सभी सुमेलित हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और ये जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है जीएस की, ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही ध्यान से समझना है, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।